नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वडक्कम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोच फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रीफ आइडिया डिस्कस किया था स्केलर और वेक्टर के रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो कंटेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द वेक्टर एडिशन रूल एंड बाय द पैरेललोग्राम मेथड। राइट, अब पैरेललोग्राम मेथड का जो मेन नीड है वो यही है कि सपोज एक पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस अगर एक्ट कर रही है, सपोज दिस इज माय पॉइंट पॉइंट ए, और यहाँ पे मल्टीपल फोर्स अगर एक्ट कर रही है तो मुझे अगर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट मीन्स सिंगल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ए रादर देन कंसिडरिंग ऑल दी फोर्सेस, सारे फोर्सेस को कंसिडर करने की जगह पे एक फोर्स अगर मुझे कंसिडर करना है और वो फोर्स की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो वैसे केसेस में हम लोग पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर है, वन इज दिस, लेट्स से दिस इज माय वेक्टर बी एंड वन इज दिस। चलो मान लो ये वेक्टर ए है। क्लियर है? अब हम इसे एक पैरेललोग्राम की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट पैरेललोग्राम ही हम बना रहे हैं। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर सेम। ठीक है, तो ये वेक्टर का जो लेंथ है एग्जैक्ट, बी का जो लेंथ है एग्जैक्ट वही लेंथ पे यहाँ पे हम वेक्टर बी बना रहे हैं। क्लियर? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैं यहीं पे बना देता हूँ। लेट्स से इफ आई हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर ये दोनों वेक्टर से अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स अगर कैलकुलेट करना है या फिर रिजल्टेंट वेक्टर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे सेंटर पे एक वेक्टर बनाऊंगा। दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर एंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सम ऑफ दिस टू वेक्टर। उसी तरीके से अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर अगर कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों वेक्टर के सेंटर से एक वैल्यू एक वेक्टर में बनाऊंगा एंड दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर जनरली हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट अगर मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। सो लेट्स से ए और बी के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। क्लियर? और आर और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। क्लियर? अब यहाँ पे जो वेक्टर बी है जो मैंने अपोजिट साइड पे बनाया, दिस इज आल्सो वेक्टर बी बिकॉज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अपोजिट साइड्स आर सेम। अब यहाँ पे इस वेक्टर को हल्का सा एक्सटेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक राइट एंगल बन रहा है। क्लियर? दिस इज अ राइट एंगल। अब देखो कहीं ना कहीं आपको ये वाला पॉइंट, लेट मी लेबल इट, लेट्स से दिस इज माय पी पॉइंट, दिस इज माय क्यू पॉइंट एंड दिस इज माय आर पॉइंट। तो पी क्यू आर पे अगर आप फोकस करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्लियर है? तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर which is hypotenuse का स्क्वायर is equal to पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे आपका ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पर अगर हम क्लियरली देखें तो पी क्यू की वैल्यू भी अननोन है और पी आर की आर क्यू की वैल्यू भी अननोन है। मीन्स ये वाली जो वैल्यू है आर क्यू, इनफैक्ट ये टोटल वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो उससे पहले ये वाला वैल्यू मुझे पता होना चाहिए और ये वाला वैल्यू भी मुझे पता होना चाहिए। क्लियर? तो अब डायग्राम को क्लोजली अगर देखें तो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी अगर वेक्टर ए को थोड़ा सा एक्सटेंड करें इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल भी थीटा होगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यूज करी। अब देखो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। क्लियर है? दिस एंगल इज थीटा
ये है आपका P, इसको भी एक नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज S, so this is S and the other one is Q। अगर मुझे PQ कैलकुलेट करना है तो बाय ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा, by trigonometry cos theta is equal to adjacent which is SQ upon hypotenuse which is PS। तो अगर मैं cos थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ तो cos थीटा से मुझे SQ की वैल्यू मिलेगी। तो SQ की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू SQ अपॉन PS। PS की वैल्यू क्या है, दिस इज वेक्टर B। तो SQ इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ cos थीटा। ये मुझे वैल्यू मिली SQ की, मीन्स ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी P cos थीटा। सिमिलरली अब मैं साइन थीटा यूज करूं यहाँ पे, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज पी क्यू अपॉन पी एस। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी एस। पी एस की वैल्यू क्या है बेटा, बी वेक्टर अगेन, सो पी क्यू इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी साइन थीटा। ये जो वैल्यू मिली हमें दिस इज बी साइन थीटा। क्लियर। अब हम ये सारी वैल्यूज को हाइपोटेनियस जो हमने पाइथागोरस फॉर्मूला रखा है वहां पे हम क्लियरली लिख सकते हैं। सो पी आर स्क्वायर क्या है, पी आर स्क्वायर इज वेक्टर का स्क्वायर। सो आई विल राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू क्या है, वर्टिकल लाइन विच इज बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस आर क्यू। आर क्यू की वैल्यू क्या है, ए प्लस पी cos theta whole square। So r square is equal to b square sin square theta प्लस यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़े इन टर्म्स को अगर रीअरेंज करें तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो होती है 1। तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो इसको थोड़ा और रीअरेंज करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ये बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वाला जो टर्म है ये 1 हो जाएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। क्लियर। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये वो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू है जो हमें दो वेक्टर्स के वजह से मिलता है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, either you write in this format or r equals to a square plus b square plus 2ab cos theta to the power half। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन से मुझे पता चलता है कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो इट विल बी दिस फॉर्मेट। क्लियर। एक चीज और मैं यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि देखो, जब जब भी हम आर वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर वेक्टर, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। आर वेक्टर का मतलब होता है कि इट इज अ वेक्टर विच इज मूविंग अलोंग सर्टेन डायरेक्शन। लेकिन इसकी अगर मुझे वैल्यू लिखनी है, ठीक है, तो वैल्यू मैं लिखूंगा, इधर आई विल राइट आर वेक्टर को मॉड में लिखूं या फिर सिंपल आर वेक्टर लिखूं, ओनली आर लिखूं, राइट।
So this quantity is representing that I am only talking about values. क्लियर। और यहाँ पे ये जो आर वेक्टर है या फिर बोल्ड आर लेटर हो, इफ इट इज बोल्ड आर, so both are representing vector, means value and direction, ये याद रखना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आर वेक्टर मैं यहाँ पे कहीं पे भी यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं नॉर्मल आर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी बी वेक्टर यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बी यूज कर रहा हूँ, ए यूज कर रहा हूँ, बी यूज कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स आई एम ओनली कंसर्न विद वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन में ध्यान नहीं रखना। क्लियर। चलो, अभी यहाँ पे तो आर वेक्टर की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें जानना है कि इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम ए वेक्टर, मीन्स अल्फा हमें कैलकुलेट करना। तो देखो डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पे डायग्राम में कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये ट्राइंगल मैं बैक पेज में बनाता हूँ। लेट्स से इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज आर, और यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटल था ये क्या था बेटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और वर्टिकल साइन जो था वो हमारा था बी साइन थीटा। दिस इज योर, लेट्स सी व्हाट इज दिस, पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर। अब देखो जब डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, टेन थीटा को याद करना है। टेन थीटा मीन्स टेन अल्फा, यहाँ पे टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा होगा अपोजिट विच इज पी क्यू अपॉन एडजेसेंट, दिस इज आर क्यू। वैल्यू लिखो, तो दिस इज टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन क्या हेल्प करेगा, ये एक्सप्रेशन हमें हेल्प करेगा for finding the direction, for finding the direction of vector r, resultant vector to be short। clear। तो ये डायरेक्शन, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा डायरेक्शन का एक्सप्रेशन है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फोर्स, राइट, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर। चलो, वेक्टर समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। सो नॉर्मली देखो, लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि दो वेक्टर को ऐड करना हो तो वी विल बी सिंपली डूइंग वेक्टर एडिशन ए प्लस बी, राइट। अब इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली समझे तो मैंने अभी बताया था, जिस तरीके से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, राइट। तो अगर मान लो मुझे इनका रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड विथ दिस एक्सप्रेशन, और इसकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इस बार क्या हुआ कि वेक्टर का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, let's say this is your a vector but b vector is in this direction, this is your b vector, right। तो इस केस में हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे डिटरमाइन करें, क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि ये जो b वेक्टर है इसको अगर 180 डिग्री फ्लिप कर दे, इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन में 180 डिग्री पे फ्लिप कर दे, तो यहाँ पे जो नया वेक्टर होगा इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दैट डॉटेड लाइन। So let's say this is my new vector. Uh, this is my new vector. सेम वेक्टर है बट इसको मैंने क्या किया, 180 डिग्री पे मैंने फ्लिप कर दिया। तो जब आपने 180 डिग्री पे फ्लिप कर दिया तो वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन भी हमें ऐड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी माइनस बी वेक्टर। आर यू गेटिंग इट, दिस इज बी वेक्टर, और फ्लिप करने के बाद जो वेक्टर होगा सेम वैल्यू है बट डायरेक्शन चेंज हो गया, तो आई विल बी राइटिंग माइनस बी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर अगेन इट विल बी इन सेम डायरेक्शन, लेट्स से r इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन इस बार हम कैसे लिखेंगे, टोटल वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ बोथ वेक्टर। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो दिस कैन बी रिटन एट a माइनस b। तो यही कॉन्सेप्ट है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। क्लियर। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है जिस तरीके से हम एडिशन में करते हैं, बट सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ ये याद रखना कि अगर एक वेक्टर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है लेट्स से, तो अगर इसी वेक्टर को आपने फ्लिप किया 180 डिग्री पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेक्टर विल बी एडेड विथ नेगेटिव साइन। क्लियर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर वेक्टर। ओके, मूविंग अहेड। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर, मतलब अगर सपोज करो कोई भी वेक्टर हो, यहाँ पे दो वेक्टर लिया a एंड b, दो वेक्टर लिया, अगर आप
कोई कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर में क्या चेंज होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर में क्या चेंज होगा, लेट्स से a is equal to 2 times of b, so here 2 is a constant quantity. Are you getting it? So resultant vector will be looking like this format. तो यहाँ पे 2 की जगह पे कोई भी एक constant term यूज कर सकते हैं, let's say a is equal to k times of b. तो जब आप कोई भी constant quantity को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल जो क्वांटिटी बनेगी वो भी वेक्टर ही रहेगी. क्लियर? सो ये ध्यान रखना, राइट? और लास्ट पार्ट जो मैं अभी बताने वाला हूँ विच इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होती है? यूनिट वेक्टर हो गया, जैसे मान लो कि एनी वेक्टर हैव अ मैग्नीट्यूड 1. यूनिट वेक्टर मींस ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 होगी. सो सपोज यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए वेक्टर, तो दिस इज द सिग्नेचर ऑफ यूनिट वेक्टर विच इज वेक्टर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेक्टर, राइट? तो जो हम वेक्टर बताते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर इज इन अ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. और ए वेक्टर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज माय यूनिट वेक्टर टाइम्स द स्केलर वैल्यू व्हिच इज माय ए. ठीक है, तो ये मैंने बताया था, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है. सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर. क्लियर? दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर. इसको आप नॉर्मल आप विदाउट एनी बोल्ड लेटर में भी लिख सकते हो. इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज गिवन वेक्टर बाय नॉर्मल वेक्टर. अब देखो यूनिट वेक्टर का बेनिफिट क्या होगा. यूनिट वेक्टर से हेल्प मिलेगा मुझे कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए. सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बना दिया, लेट्स से दिस इज माय x कोऑर्डिनेट, दिस इज माय y कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज माय z कोऑर्डिनेट. तो अब से हम यूनिट वेक्टर को अगर x एक्सिस में अगर मूव कर रहा है बाय 1 यूनिट, तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई लेटर से, स्मॉल आई विथ यूनिट वेक्टर. आई लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिट वेक्टर इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस. Similarly, if you are moving along the y axis, so it will be represented by j vector, and if you are moving along the z axis, so it will be represented by k letter. ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक क्वांटिटी हो, लेट्स से एक वेक्टर दे दिया a इक्वल्स टू 2 i कैप. ठीक है, इसको क्या रीड करता है? दिस इज कैप, i कैप, और दिस इज योर k कैप. ठीक है, सो 2i का मतलब क्या हुआ कि यू आर मूविंग अलोंग द आई एक्सिस. आई एक्सिस मींस यू आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस बाय 2 यूनिट. ठीक है, 2j का मतलब क्या हुआ? यू विल बी मूविंग अलोंग द y एक्सिस बाय 2 यूनिट. सिमिलरली अगर यहाँ पे 2k लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? यू विल बी मूविंग अलोंग द z एक्सिस बाय 2 यूनिट. सो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को मर्ज करके हम स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट को समझेंगे. ठीक है, सो अगर ये पूरे कंटेंट जो आज मैंने समझाया अगर क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.